इसमें स्क्रीन आ जाएगा विजिट? क्या स्क्रीन दिख रही है आपकी? अच्छा, ये जो अपना चैप्टर पीडीएफ था दिख या कंजक्शन। या पीडीएफ इज विजिबल? देखिए, जो लास्ट टाइम हमने जैसे डिस्कशन किया था कि नाड़ी अस्ट्रोलॉजी के अंदर जैसे लोगों के काफी जैसे डाउट थे, तो उसको हमने एक वो हल्का सा जैसे ऊपर से एक ओवरव्यू किया था कि भाई हम इसके अंदर किस तरीके से बढ़ सकते हैं, क्या क्या इसके अंदर अलग सी चीजें हैं। तो मैं एक बार उसमें दोबारा वही चीजें थोड़ा सा बोलूंगा कि आप जिस भी डिसिप्लिन को फॉलो कर रहे हो, वेदर इट इज केपी, पाराशरी, जैन, जो भी आप डिसिप्लिन फॉलो कर रहे हो, आप यहाँ से जो आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, आप उस इंफॉर्मेशन को अपने सिस्टम के अंदर उसको एड ऑन की तरह जोड़ेंगे, तो आपको देखेंगे कि आपके डिसिप्लिन में जो भी आप सिस्टम को फॉलो करेंगे उसमें बहुत ज्यादा आपको इम्प्रूवमेंट जो है या चेंजेस जो है नजर आएंगे। और कहीं ना कहीं जो प्रिडिक्शन लेवल है वो आपका पहले से जो है इम्प्रूव होता नजर आएगा। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि काफी लोगों का कंफ्यूजन रहता है कि एक अलग से कोई डिसिप्लिन है, अलग से नहीं। जस्ट क्या है कि जो समय के साथ काफी चीजें जो है ये कह सकते हैं हम नष्ट हो गई थी, उन्हीं का जो है अलग अलग ग्रंथों से दोबारा हम इनको रिकलेक्ट करके एक तरीके से जो है इनको प्रेजेंट करने की कोशिश करें। तो आज जो हम मेन हमारा टॉपिक है, जैसे चैप्टर थर्ड हमने अपने पीडीएफ से लिया है, एस्पेक्ट एंड कंजक्शन। तो इस पॉइंट का काफी इम्पोर्टेंस है सारी लोगों की, और इसी का बेनिफिट जो है आप अपने जो डिसिप्लिन जो भी आप पराशरी, जैमिनी, केपी जो भी आप फॉलो कर रहे हैं उसके अंदर इसका बेनिफिट आप उठा सकते हैं। अब इसमें समझने की जरूरत ये है कि सबसे पहले जो है जब हम एस्पेक्ट की बात करते हैं, तो मैं कुछ चीजें क्लियर कर दूं, क्योंकि काफी सारे अलग अलग जो है लोगों के इसमें व्यूज आ रहे हैं कि भाई एस्पेक्ट ये है, दृष्टि अलग है, इसमें काफी चीजें निकल करके आ रही हैं। जब हम स्टैंडर्ड टेक्स्ट को देखते हैं, जैसे पाराशरी सिस्टम में जाएंगे, तो वहां पर ग्रहों की जो दृष्टियां हैं, पूर्ण दृष्टि और जो है उनकी एक पात, दुई पात, तरीके से जो है दृष्टियां डिफाइन की, और जो मैक्सिमम वेटेज जो है वो दी गई है आपकी पूर्ण दृष्टि को। जैसे हम पूर्ण दृष्टि की बात करते हैं जब बृहस्पति के लिए, तो जो है 5, 7, 9, इसमें एक पॉइंट क्या है कि सभी ग्रह अपने सातवें जो उनके भाव है उसको पूर्ण दृष्टि देते हैं, तो वहां पर अपना पूरा इंफ्लुएंस डालते हैं। अगर वेस्टर्न सिस्टम में हम जाते हैं तो उसको हम जो है अपोजिट बोलते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट जो हमारा इसके अंदर जो पॉइंट आता है, अगर हम जैसे मंगल ग्रह के लिए, तो मंगल ग्रह के लिए जो है 4, 7 और 8, शनि के लिए तो 3, 7 और 10, ये जो दृष्टियां हैं ये जनरली हम पाराशरी सिस्टम के अनुसार मानते चलते हैं। जब वो डिफरेंट टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो कई जगह कुछ स्टेटमेंट लिखा हुआ है कि ये बात का ओरिजिन है, ठीक है। एक पाराशरी जैसे वृत्त पराशर होगा शास्त्र में हम जाते हैं तो अपना ये है इनका चैप्टर नंबर 9 है, राशि दृष्टि भेदाध्याय। अगर इसके अंदर जाएंगे तो जो जेमिनी दृष्टि का सिस्टम है वो मेंशन किया है, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है। और जो है उसको भी मैं कहूँगा कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लेना चाहिए, और जब तक आप उसको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस में लेंगे तो आपको काफी कुछ जो है वहां से सीखने को, समझने को जो है मिलेगा। उसके अंदर जो विशेष बात है वो सप्तम दृष्टि है, उसको कई उसमें जैसे विचार न करके, जैसे मेष राशि के केस में हम देखेंगे तो जो तो दृष्टि हो वृश्चिक राशि पे जाती है, तो सातवीं दृष्टि जैसे हम कंसिडर करते हैं तो उसमें वो जो है वृश्चिक राशि पे जाती है। जब हाउस वाइज हम उसको देखेंगे तो वो 8वीं कंसिडर। तो ऐसे जो है हमें डिफरेंट जो है एरियाज को एक्सप्लोर करना चाहिए। आप जैसे केपी में आप बात कर रहे थे पाराशरी जनरली, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे रूल्स जो है वो कॉमनली अप्लाई होते नजर आए। जब वापिस हम अपने पॉइंट पे आते हैं, यहाँ पर जो है हमने तीन पॉइंट हम कंसिडर करें। फर्स्ट है दृष्टि, दूसरा है कंजक्शन एंड तीसरा है म्यूचुअल प्लेसमेंट। जो जब हम ये अपना साउथ इंडियन सिस्टम का जो चार्ट को जब हम देखते हैं तो वो थोड़ा सा हमारे लिए इजी हो जाता है, तो उसके अंदर हम हाउस और राशियों की जो प्लेसमेंट है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे जैसे नेक्स्ट इसमें एक एग्जांपल जो पेज नंबर 16 के पीडीएफ में,
फर्स्ट हाउस के साथ जब हम बात करें तो उसका एडजेसेंट हाउस सेकंड एंड जो है 12th होम है, ऑपोजिट हमारा 7th में आ रहा है, तो हम जनरली फॉलो करते हैं। वो पाराशरी में भी है, नाड़ी में भी सेम सिस्टम है। जेमिनी में जैसे जो ब्रह्मा जी के अनुसार बोला गया था, उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता है। तो मेन हम अपने इस पे फोकस करेंगे। अब इसके अंदर जो है, जैसे मैं अपना आपको एक्सपीरियंस बोलता हूँ, पुराने टाइम पे जब हम तो जब सीख रहे थे तो मुझे ये लगता था कि कहीं ना कहीं जो है वो ग्रह की नॉर्मल हम दृष्टि का विचार कर रहे हैं, जैसे शास्त्र और ये शास्त्र दृष्टि या 5 7 का हम बात कर रहे हैं। तो वो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं मतलब एक जैसे कि कमी नजर आती थी कि कहीं ना कहीं इसकी कुछ कमी है। और जो है इसका और भी थोड़ा सा डिटेल्ड जो है एक्सपोजर जो है हो सकता है। उसी में जब हमने नाड़ी का स्टडी किया और वो चीजें जब हमारी रिलेट होनी शुरू हुई, तो सबसे पहले जो है हमें, जैसे हमने ये चार्ट दिखाया है, इससे वापस हम चलते हैं। यहाँ पर एक चार्ट और है। हाँ जी, वापस पेज नंबर 16 पे जो है। यहाँ से जब हम प्लेनेट की जो प्लेसमेंट की जब बात करते हैं, तो हमारे को एक बात जो ध्यान से समझने की जरूरत है कि जब भी दृष्टि का विचार किया जाएगा, तो दृष्टि को जैसे हम देसी भाषा में अगर बात करें, तो जिसके सामने हम किसी चीज को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखने का प्रभाव किस प्रकार से आए, ये थोड़ा सा यहाँ पर, अलग से पॉइंट जो है बनता है कि जैसे दृष्टि के जब हम एंगल पे विचार करेंगे, तो देसी भाषा में हम उसको डिफाइन करते हैं कि हम किसी चीज को देख रहे हैं, तो उस देखने में जो है हम एक तरीके से अपनी जो एनर्जी है या अपना जो इंस्ट्रूमेंट है वो दूसरे पे डाल, जस्ट लाइक जैसे अगर हम अपने नेबर की बात करें, तो हमारे दोनों तरफ दाएं बाएं अगर नेबर का सामने अपोजिट साइड नेबर है, तो आप देखेंगे कि अगर जो ऑपोजिट साइड का नेबर है या आपका एडजेसेंट नेबर बाहर घूमने जा रहा है, तो वो आपको बोल के जाता है, आजकल तो सब थोड़ा कम हो गया है, लेकिन जनरली पहले क्या होता था, यार हमारे घर का ध्यान रखना, ठीक है। तो या वैसे भी अगर वो कहीं नहीं जा रहा, तो भी क्या होता था कि हम अपने घर के सामने वाले को भी देख सकते हैं, और इस तरीके से वहाँ एक संपर्क बना रहता था जो है। और एडजेसेंट में भी वही होता था कि इधर भी हमें पता रहता था कि किसके यहाँ कौन आया कौन गया। तो ये जो एक इम्पैक्ट है, सेम वे में हमें हाउ जो डिफरेंट हमारी 12 राशियां हैं, उनका जो साइक्लिक जो चेन सिस्टम बना हुआ है, उसके अंदर लगभग लगभग वैसा ही इम्पैक्ट इसमें इनमें भी आता है। अब यहाँ थोड़ा सा वेरिएशन जो है क्या है कि जैसे हमने जब राशियों की बात करी, तो जस्ट एक हमारी नेबर्स की बात, नेबर्स की बात ना करिए, नेबर से घर को कहें, तो अपोजिट साइड वाला हमारा 7th हाउस है, जो हमारे स्ट्रीट से दूसरी तरफ का है। एडजेसेंट हाउस जो हमारा सेकंड और 12th, जो बराबर वाले हाउस, राशियां कह लीजिए, भाव कह लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब राशियां तो है, यानी कि घर तो है, अगर घर के अंदर रहने वाला व्यक्ति ना हो, तो सामने जो है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। घर में रहने वाला व्यक्ति अगर वहां पर रह करके भी सामने वाले को ना देखे, उस केस में भी जो है उसका कोई बेनिफिट नहीं। इसी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए कि अगर एक घर में एक व्यक्ति रह रहा है और अगर उसकी पीठ दूसरी तरफ है, तो उस घर अपोजिट साइड वाले या एडजेसेंट वाले साइड वाले जो घर है, आप उसका टेक केयर नहीं कर पाएंगे, या उस पे अपना प्रभाव नहीं डाल पाएंगे, या आप उसकी जानकारी नहीं ले पाएंगे। सेम वे में जब हम जो घर का ओनर या घर के अंदर जो भी प्रेजेंट है, जो भी पेरेंट है, अगर वो प्रेजेंट है, तो हमें उनकी पोजीशन का भी विचार करना है। उस पोजीशन का विचार करने के दौरान हमारे को जो अलग अलग सिचुएशन देखने को मिली, उसमें जैसे अगर प्लेनेटरी लेवल पे हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहला पॉइंट है कि प्लेनेट जो है अकेला बैठा है, या उसके साथ उस राशि में एक से ज्यादा ग्रह है। दूसरा जो पॉइंट है कि एडजेसेंट हाउस वेकेंट है, या उसमें जो है कोई दूसरा ग्रह उपस्थित है। तीसरा जो पॉइंट है, जो ग्रह के लेवल पे जब हम बात कर रहे हैं, तो ग्रह की गति की दिशा,
हालांकि इसमें कुछ लोग कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना जो एक एक्सपीरियंस रहा है मैं उसके आधार पर बात कर रहा हूँ कि ग्रह की गति की दिशा। अब इसमें ग्रह की गति की जो दिशा है उसको समझने का हमारा पॉइंट ये है कि ग्रह यदि डायरेक्ट है तो वो सामने जो है जनरली जैसे हम मेष राशि में अगर ग्रह है तो हम कहेंगे कि मेष की वृश्चिक तरफ जाएगा, ठीक है। ये उसकी दिशा होगी, मेष से वृष की तरफ जो है उसी राशि का जो हम डायरेक्शन है उस हिसाब से उसको कंसिडर। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है यहाँ पर कि यदि ग्रह वक्री है तो वक्री ग्रह जो है वो मीन राशि मेष में है तो मीन राशि का अपना इन्फ्लुएंस जो है डालेगा। ये एक थोड़ा सा जो डिफरेंस है नाड़ी में हम इसको अलग से विचार जनरली वक्री ग्रह का इन्फ्लुएंस पिछले आउट से नहीं कंसिडर कर रहे थे, लेकिन अब जो हमने इसके ऊपर थोड़ा स्ट्रेस दिया है, इसको वर्कआउट किया है, तो ये चीजें जो है समझ में आ रही है कि इन्फ्लुएंस डालती है। और जो है अब इसके अंदर एक और जो पॉइंट निकल करके आता है कि कुछ ग्रह सदैव मार्गी रहते हैं, कुछ ग्रह जैसे उसमें दो ग्रह हैं मेन राहु और केतु, वो सदैव वक्री रहते हैं, और बाकी जो ग्रह हैं वो वक्री और मार्गी जो है होते रहते हैं। तो इसमें हमारे को ध्यान रखना है कि जो उनकी नेचुरल जो गति का जैसे सूर्य चंद्र का है डायरेक्ट, उसको हमेशा डायरेक्ट यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही अपना इम्पैक्ट जो है वो डालें। राहु केतु का हम रिवर्स लेके चलेंगे, इसमें कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं, बट मेरे हिसाब से राहु केतु को हम रिवर्स ही लेंगे। अगर राहु सपोज किसी का जैसे अभी आज की डेट में वृक्ष राशि में राहु का सप्ताह है, तो उसका जो क्योंकि राहु जो है वृक्ष से अब मेष राशि में आगे जाएगा, ठीक है। तो हम राहु का जो दृष्टि है वो मेष राशि से वृक्ष के ऊपर बैक साइड में जो है मान के चलेंगे। बैक साइड वर्ड जो है इसलिए यूज हो रहा है कि जनरली हम वृक्ष से मिथुन की तरफ जाते हैं, लेकिन राहु के केस में हम जो है मेष की तरफ जाएंगे, लेकिन राहु के एंगल से वो जो है उसकी नेचुरल जो है डायरेक्शन है, वैसे देसी वर्जन कहेंगे तो वो उल्टा चलेगा, ठीक है। इसके पीछे कारण है कि राहु को जो है काल माना गया, काल का मुख भी कहते हैं, ठीक है। और केतु जो है वो मोक्ष का कारक है। जब तक जीव काल के मुख में एंटर नहीं करता तब तक उसकी डेथ नहीं पहुंचती। जब तक शनि यानी कर्म मोक्ष से अपोज नहीं होंगे, यानी कि व्यक्ति सांसारिक कर्म या जो ऐसे कर्म जो सांसारिक मोह जाल में उलझा सकते हैं, जब तक वो उनको पूरी तरीके से नहीं छोड़ देता, या केतु जब तक उसको जो है छोड़ने से मजबूर नहीं कर देता है, तब तक व्यक्ति जीवन और मृत्यु के चक्रव्यूह में उलझा रहता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो राहु और केतु को जो हम उल्टा क्यों लिखते हैं, कुछ लोग उसमें क्या कहते हैं नहीं इसको सीधे दृष्टि, मैं उसको उल्टा इसलिए जो नेचुरल उल्टा रेट्रोग्रेशन जो उनकी नेचुरल जो डायरेक्शन है मैं उसको वेटेज देता हूँ, क्योंकि जीव की मृत्यु जब तक वो काल के मुख में एंटर नहीं करेगा संभव नहीं है। ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति जब तक यानी कर्म और केतु का यानी शनि का जब तक कॉम्बिनेशन ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑपोजिट डायरेक्शन के दोनों का जब आपस में फ्लाइंग एस्पेक्ट बनेगा नहीं होगा तब तक वो पॉसिबल नहीं है। इसका एक उदाहरण और देता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि और केतु की कंजक्शन या शनि जो है केतु के नक्षत्र में उपस्थित, ये दो पॉइंट आप खास नोट करिएगा। तो जिस व्यक्ति की कुंडली में शनि और केतु की युति है और विशेषकर उन दोनों के बीच में अप्लाइंग एस्पेक्ट हो, यानी दोनों ग्रह जो है एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। दूसरा पॉइंट उसके अंदर कि शनि केतु के नक्षत्र में उपस्थित, इन दोनों ही स्थिति में आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति की जो प्रोफेशनल लाइफ है वो काफी फ्लक्चुएटिंग रहती है, उसमें काफी अप एंड डाउन आते हैं, क्योंकि उसका कारण सिंपल है कि शनि जो है वो सभी प्रकार के कर्म को रिप्रेजेंट करता है और केतु जो है मोक्ष की तरफ ले जाना चाहता है। तो जब भी केतु का शनि से रिलेशन बनेगा या शनि जो है केतु के नक्षत्र में जाएगा, तो ऐसे जातक की लाइफ में तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या रहती है कि जब भी वो थोड़ा सा मेटेरियलिस्टिक सक्सेस लेगा, केतु उसको टैप करेगा आकर के, भैया आपका ये काम नहीं है, आपको जो है मोक्ष के रास्ते पे जाना है या आपका जो मुक्ति के लिए जो है आपको प्रयास करना है। तो उस केस में आप ऑब्जर्वेशन में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति जो है
एक झटके के अंदर सक्सेस लेते हैं और फिर सडनली जो है उनका एकदम ऐसा लगेगा जैसे किसी ने गुब्बारे में पिन मार दिया और गुब्बारा तुरंत कर गया, यानी कि उसका जो भी एक उसने पोर्टफोलियो थॉट लेवल पे या प्रैक्टिकल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे जो क्रिएट किया था, या जो उसने एक आगे का हाइपोथेटिकल वे में कल्पनात्मक रूप से जो चीजें बनाने की कोशिश करी थी, वो सब चीजें ना जैसे गुब्बारे में पिन मारते हैं तो फूट जाता है और बिल्कुल कुछ नहीं बचता। सेम वे में शनि और केतु के कंजक्शन में भी आता है। ऐसे व्यक्तियों को मैं खासकर जो एडवाइस क्या करता हूँ कि आपको एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। बैलेंस कैसे कि आपको सांसारिक कर्म करना है, क्योंकि जब हम शादी करते हैं, जब गृहस्थी में रहते हैं तो पैसा चाहिए। विदाउट मनी कुछ भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि आप नारद पुराण भविष्य पुराण में पढ़ेंगे तो वहाँ एक क्लियर जैसे उन्होंने जैसे सेंटेंस लिखे हुए हैं ट्रांसलेशन के, कोई धनहीन पुरुष को विवाह नहीं करना। इसकी और भी डिटेल है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, लेकिन मतलब मोटे तौर पर ही कहा गया है। तो जब व्यक्ति का शनि और केतु वाला कॉम्बिनेशन इफेक्टिव हो जाता है तो उस केस में वो क्या करे, अगर ग्रस्त कर तो उसको कहीं ना कहीं जो है मेटेरियलिज्म या मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड या प्रोफेशनल जो सांसारिक जो आजीविका के साधन है उसमें और जो उसका मोक्ष का मार्ग है, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं एक तालमेल दिखाना पड़ेगा। तो शनि और केतु वाले में हम क्या कहते हैं ऐसे व्यक्ति को कि आप जो है आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए जो जितने भी व्यवसाय हैं, आप कोशिश करें कि वहां कार्य करें। ये एक पॉइंट ऐसा है कि जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन पॉसिबल क्या हो सकता है, सपोज शनि के ऊपर गुरु का एस्पेक्ट आ रहा है। नाड़ी का रूल है कि यदि शनि को गुरु देख रहा है तो उस केस में शनि बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। अब रिवर्स कर दीजिए, यदि शनि गुरु को देखेगा तो शनि रेस्ट्रिक्शन है, तो गुरु के ऊपर यानी जीव के ऊपर रेस्ट्रिक्शन ला सकता है। वो बहुत जगह अपने को बंधा हुआ महसूस करता है। ये भी एक प्रैक्टिकल जो है आप चेक कर सकते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में शनि जो है गुरु को देख रहा है, वो बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेसफुल है, वो अपना खुल के काम नहीं करता। लेकिन इसके ऑपोजिट यदि गुरु शनि को देख रहा है तो ऐसा व्यक्ति प्रोफेशन में बहुत जबरदस्त सक्सेस लेता है। और एक और आपको रूल बोलूंगा मैं, जैसे आप लोगों ने अगर पहले नोट किया होगा दैट ट्रांजिट में जब किसी जातक की कुंडली में ट्रांजिट में जब किसी जातक की कुंडली में बृहस्पति ग्रह जन्म के शनि को देखता है, एस्पेक्ट देता है, तो उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में प्रोफेशनल ग्रोथ मिलती है। और इसकी जो ऑब्जर्वेशन है वो खासकर आप उन लोगों की कुंडली में कर सकते हैं जिनका बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में इनकम फ्लक्चुएट करती है। और शनि केतु वाले व्यक्ति को एक और जो सलाह दी जाती है वो क्या है कि ऐसे केतु है मोक्ष कारक, यानी कि जहां आप सक्सेस ले रहे हो उसको ब्रेक कर देना, यानी कि आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको टर्मिनेट करे। तो ऐसे कंजक्शन वाले व्यक्ति को मैं सलाह देता हूँ कि आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड वर्किंग देखें, यानी कि ऐसे वर्क करें जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट जो है बनता और बिगड़ता है। जैसे आप वकील की बात करते हैं तो या सीए की बात करते हैं या आप डॉक्टर की बात करते हैं या एक एस्ट्रोलॉजर की बात करते हैं, तो आप देखेंगे इनके पास क्लाइंट आते हैं जाते हैं, कभी सीजन बहुत तेज होता है, कभी इनकम बहुत अच्छी आ रही है, कभी इनकम 2 महीने में नहीं आती है। तो ये तो फ्लक्चुएटिंग इनकम वाले हैं जिनके पास क्लाइंट की कोई कंटिन्यूटी, जिसको आप ये नहीं मतलब एक क्लाइंट की कंटिन्यूटी बीच बीच में ब्रेक होती है। एक अभी क्लाइंट आ रहा है, 2 साल आया, फिर उसके बाद वो ब्रेक हो गया, फिर 4 साल बाद वापसी कर रहा है। तो ऐसे व्यक्तियों को खासकर आप देखेंगे कि उन लोगों को जो है प्रोफेशन में जो शनि केतु के कारण जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल के लिए ध्यान रखना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट मतलब यहाँ पर ऑफिशियल नहीं है, ये अनऑफिशियल भी हो सकता है। जैसे आपका प्रोफेशन है उसके अकॉर्डिंग आपको मेंटली तैयार रहना चाहिए कि आप बार बार जो है मतलब उस तरीके का अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है चेक करते रहे। और खासकर वो लोग जिनका शनि केतु की कंजक्शन है डायरेक्ट कुंडली में, या वो लोग जिनका शनि केतु के नक्षत्र में है, उनको ये सावधानी रखनी। जितेंद्र जी, हाँ जी।
इसमें शनि गुरु की दृष्टि के बारे में हाँ जी। अ, शनि की दृष्टि गुरु पे या गुरु की दृष्टि शनि पे तो हो गया, बट हाँ ये जी। सम सप्तक में रहेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा, या कंजक्शन में रहेंगे तो क्या प्रभाव रहेगा? देखिए, कंजक्शन में आपको एक निर्णय लेना है। निर्णय ये डिग्री वाइज देख करके लेना है कि कौन आगे है कौन पीछे। जी। ठीक है। अब जी। उसमें जो है दूसरा पॉइंट जो है ये आएगा कि जो क्या कहते हैं आपने ऑपोजिट बोला जो है, तो उसमें जी। दोनों ही टाइप के रिजल्ट आएंगे। ऑपोजिट हम्म। हम सब तक है, तो उसमें जैसे गुरु का ट्रांजिट अच्छा रहेगा, जब गुरु ट्रांजिट में अच्छा चल रहा है शनि के इन्फ्लुएंस से बाहर व्यक्ति प्रॉस्पर करेगा। लेकिन जैसे ही गुरु शनि के इन्फ्लुएंस में आएगा वैसे ही उसको रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, तो वहां पर म्यूचुअल इम्पैक्ट मतलब जैसे कहते हैं ना कि फायदा भी होगा तो नुकसान भी होगा, दोनों चीजें साथ साथ करेंगे। अगर हम्म। शनि देख रहा है तो उस केस में नुकसान है। उस केस में जो मतलब कंडीशन है उस सिचुएशन को समझिए कि ऐसा व्यक्ति अपने को बंधा हुआ महसूस करता है, स्ट्रेसफुल महसूस करेगा, वो कंप्लेन करेगा कि भाई मैं खुल के काम नहीं कर पाऊँ। हम्म। उसको एक्सपीरियंस होगा, उसकी जो नॉलेज होगी उसके अनुरूप वो प्रॉस्पेरिटी नहीं ले पाएगा। जी। सेम गुरु, जब गुरु अगर शनि को देखता है तो ऐसे व्यक्ति कहते हैं जहाँ 1 रुपया लगाएंगे वहां पर 2 रुपया प्रॉफिट पे आएंगे। लेकिन शनि अगर देख रहा है तो 1 रुपया लगा के 1.25 रुपया भी निकालना मुश्किल जी। है। ये और जो व्यक्ति जो सम सप्तक में आ जाएगा तो उसमें क्या रहेगा कि वो एवरेज चलेगा, यानी 1 रुपया लगाया 1.5 रुपया कमा। जी। तो दोनों तीनों में मतलब हमें इस तरीके से जो है फर्क को समझना जी। है। अब जो नेक्स्ट हम एस्पेक्ट वाले जो कंजक्शन की आपने बात करी थी, तो उसका एक उदाहरण और मैं देता हूँ। अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा होगा कि गुरु और शनि की जो है कंजक्शन हुई है, और वो जी। कंजक्शन है बिल्कुल ओवरलैपिंग वाली। उसको जैसे एक तरीके से हम ग्रहण भी कहते हैं ना, कि जब एक जो है दूसरे को कवर कर लेता है तो ग्रहण वाली स्थिति भी बनती है। ठीक है। तो उसको मैं थोड़ा सा यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि वो जो एस्पेक्ट वाले ही पॉइंट्स है हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। कंजक्शन और एस्पेक्ट हमारे दोनों वहां कवर हो गए। देखेंगे कि शनि जो है मकर राशि में पहले आ गया, तो जी। गुरु जो है बाद में एंटर हुआ। गुरु जैसे एंटर हुआ तो उसका जो एस्पेक्ट है, यानी पीछे से जो अब गुरु जब आगे बढ़ रहा है तो वो सामने डायरेक्ट है, तो शनि के ऊपर पूर्ण प्रभाव गया। तो ऐसे व्यक्ति जिनकी कुंडली में मकर का शनि है, एक पॉइंट में क्लियर कर दूंगा कि जिन व्यक्तियों की कुंडली में मकर का शनि है, जैसे गुरु जो है मकर में एंटर हुआ, उन लोगों को तो गुरु ने फायदा देना शुरू कर दिया शॉर्ट टर्म जब तक ये क्रॉस नहीं हुआ। ठीक है। जैसे ये क्रॉस हुआ है तो उसके बाद क्या हो गया, क्योंकि गुरु डायरेक्ट स्पीड में उसको क्रॉस करके जा रहा है, तो शनि का गुरु के ऊपर है। क्रॉस होने से जो 24th 22nd था ना, सॉरी 21st था, सेकंड था विधि। 21st था। हाँ, 21st को आप देखेंगे कि 21st से पहले गुरु जो है शनि को देखना है, और जैसे 21st को क्रॉस करता है वैसे ही जो है शनि का एस्पेक्ट गुरु पे आता जी। है। ये दोनों में डिफरेंस आ गया। दूसरा पॉइंट क्या था यहाँ पर कि जब दोनों 21st को सेम डिग्री पे थे तो उस केस में ग्रह युद्ध बना। हम्म। ग्रह युद्ध में हमें ये देखना था कौन सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उसके हिसाब से या उसमें भी डिग्री वाइज उनका होता है, और उसमें देखेंगे ग्रह युद्ध में बृहस्पति विनर था। हम्म। तो ये जो चीजें हैं हमें इनको इस प्रकार से देखना जरूरी है कि कौन सा ग्रह किस डायरेक्शन में जा रहा है। अब दूसरी जो पॉइंट हमारी जो यहाँ से आती है वो ये है कि अ, अभी जैसे हमने गुरु और ये शनि वाले कंजक्शन का लाइव हमने देखा हुआ है, तो इसके अंदर डिफरेंस हमें समझ में आया कि 21 दिसंबर से पहले गुरु और शनि की अलग पोजिशन थी, 21 दिसंबर के बाद अलग। एक ही कंजक्शन है मकर राशि में, 21 दिसंबर से पहले की कंजक्शन का अलग फलित है, मकर राशि में 21 दिसंबर के बाद जो है अलग अलग जो है फलित होगा, उसका अलग से विचार किया। दोनों में डिफरेंस आ जाए। अब होरोस्कोप में जनरली हम मिस्टेक क्या करते हैं कि हमारे पास खाता कुंडली होती है, उसमें डिग्रियां नहीं लिखी होती है। अब जहाँ डिग्रियां नहीं लिखी है तो हमारे को प्रॉब्लम क्या आती है, खासकर अगर एक ही राशि में 3 या 4 ग्रह उपस्थित, उस केस में हमें उनके म्यूचुअल प्रभाव को समझने में दिक्कत आती है। खासकर अब इसका एक उदाहरण जो है मैं देता हूँ।
अभी जैसे आप देखेंगे कि वैसे एक जर्नल ले लीजिए कि राहु जो है किसी भी राशि में 29 डिग्री, तो राहु जो है 29 डिग्री से रिवर्स चलेगा, रेट्रोग्रेड है, तो वो 29 से 1 डिग्री 0 डिग्री की तरफ मूव कर रहा है। तो यानी कि राहु जो है ट्रांजिट में वो जितने भी उस राशि में जो भी चीजें हैं उनको ग्रसित करता हुआ, ग्रहण लगाता हुआ आगे बढ़ेगा। ठीक। तो अगर उस राशि में 29 डिग्री पे राहु है और 20 डिग्री पे सूर्य है, तो सबसे पहले वो सूर्य को पीड़ा देगा। अगर उसके पीछे जो है गुरु है, तो गुरु को पीड़ा देगा। जो भी ग्रह उसके पीछे मतलब डिग्री वाइज जो है उस राशि में आएंगे, सभी को वो 29 डिग्री से जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सबको वो पीड़ित करता हुआ। उसके साथ मैत्री है, शत्रुता है, वो एक अलग पॉइंट है। अगर ग्रह उस राशि में उपस्थित है और वहां पर वो बली है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो थोड़ा सा उसके इम्पैक्ट को झेल जाएगा। अगर ग्रह वीक है तो राहु उसको पूरी तरीके से जो है पीड़ित करके आता है। अब यहाँ हम सिचुएशन को रिवर्स कर देते हैं, जो म्यूचुअल प्लेसमेंट के अंदर हमें समझने की जरूरत है, बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर 29 डिग्री पे सूर्य है और राहु जो है वो हमारा 1 डिग्री पे है, जनरल में हम क्या कहेंगे कि सूर्य और राहु जो है एक दूसरे के साथ। लेकिन एक ग्रह जो है 29 पे है, सपोज हम वृष राशि में ही लेके चले, तो वृष राशि के 29 डिग्री पे राहु जो है जेमिनी की तरफ मूव करने वाला है 1 दिन के बाद। और उधर जो वृष राशि के 1 डिग्री पे राहु है, वो जो है उसके बाद जो है मेष राशि में प्रवेश कर गए। ये सेपरेटिंग है, यानी दोनों एक दूसरे से विपरीत दिशा में जा रहे हैं। तो इस एस्पेक्ट को हम बोलते हैं सेपरेटिंग एस्पेक्ट। पहले वाले एग्जांपल में जब राहु 29 पे था, सूर्य 20 पे लिया हमने, तो दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, वो है अप्लाइंग एस्पेक्ट। ये एक अलग से जो हमने थोड़ा सा वर्कआउट किया है, अप्लाइंग और सेपरेटिंग एस्पेक्ट वाला जो कंसेप्ट है, ये काफी हद तक काम करता है। इसका जो सबसे जो ज्यादा हमारे को बेनिफिट जो मिलता है, वो मिलता है कि ग्रह का जो इन्फ्लुएंस है, ग्रह का जो इन्फ्लुएंस है या उसकी जो इंटेंसिटी है, उसका आप निर्णय कर सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ इंटरेस्टिंग पॉइंट जो है जो ध्यान देने की, जब हम इस पूरे एपिसोड की बात कर रहे हैं कि अगर सपोज राहु 29 डिग्री पे है और सूर्य 20 डिग्री पे है, तो ये जन्म के टाइम पे क्या दर्शा रहा है, इसको भी ध्यान देने की जरूरत है। कि ये जन्म के टाइम पे हमें दर्शाता है कि जातक के सूर्य के संबंध में जो भी कारकत्व है, पिता या जातक की आंखें या हड्डी या जो है उसका वंश, क्योंकि सूर्य से हम पिता और पुत्र यानी जातक के पिता का और जातक के होने वाले पुत्र का भी विचार करते हैं। ठीक है, इस चीज के आपको ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ एक क्लू छुपा हुआ है। यहाँ क्लू ये है कि जो सूर्य राहु की युति हम विचार कर रहे हैं, अगर राहु 29 पे है, सूर्य 20 पे है, तो जातक के जन्म होने के बाद वो एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। अगर हम इसको रिवर्स कर दें, जैसे हमने कहा कि सूर्य जो है 29 डिग्री पे है और राहु जो है 1 डिग्री पे है, या राहु को 15 डिग्री में, तो दोनों सेपरेट है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। यहाँ क्या इंडिकेट हो रहा है कि जातक के जन्म के पहले सूर्य और राहु जो है एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं, यानी कि राहु का जो मैलेफिक सूर्य पे आना है वो ऑलरेडी आ चुका है। ये एक अलग से पॉइंट आपको, जो अप्लाइंग एंड सेपरेटिंग एस्पेक्ट का जो हिडन पहलू है, तो ये, इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते। एक क्लेरिफिकेशन और इधर जरूरी है कि जैसे आप डिग्रीज अभी बता रहे थे, हाँ, तो डिग्रीज में आपको प्लैनेट की गति लेना बहुत जरूरी है। तो जैसे राहु है, ये मतलब ऑलमोस्ट कितने 18 महीने तक रहता है एक राशि में। एक राशि में रहेगा। हाँ, तो मतलब जन्म 9 महीने में हो जाता है, हाँ, तो 15 डिग्री से ज्यादा डिफरेंस रहेगा तो भी वो चीज मतलब वैलिड नहीं रहेगी। 15 से कम ही है तो ही वो मतलब आपके जीव जीव आत्मा में जब आप आ गए हो तब वो इफेक्ट रहेगा।
बिल्कुल करेक्ट, ये बिल्कुल सही आपने पकड़ा है। ये चीज जो है लोग ध्यान नहीं, जी जी जी। ये बहुत सही आपने बिल्कुल, इसी प्रकार से हमें विचार करना चाहिए। ज्योतिष में देखिए कि ऐसा कुछ नहीं है जो हिडन है, सिर्फ हमें उसके ऊपर थोड़ा-सा एक अलग से हमें एक्सपोज़र अलग से जो है वो डालने की ज़रूरत है। अब जैसे आपने बोला कि अगर वो क्रॉस हो चुका 15 डिग्री से अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? तो मोटी-सी बात है उसके अंदर कि अब जैसे अगर एक जातक की कुंडली में सूर्य जो है अगर 25 डिग्री पे है और राहु जो है 1 डिग्री पे है, तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग होगा। अगर उसकी कुंडली में वही राहु जो है अगर 20 डिग्री पे है, सूर्य 29 डिग्री पे है, तो उसका इंटरप्रिटेशन अलग तरीके से, क्योंकि वो गर्भावस्था के दौरान वो इम्पैक्ट आया है। और अगर वो ड्यूरेशन ज़्यादा है तो गर्भावस्था में उसका इम्पैक्ट आया नहीं। तो ये जो डिफरेंसेस हैं, ये जो पॉलिसी मतलब हमारे को इस प्रकार से थोड़ा-सा डिटेल में चीज़ों को समझने की ज़रूरत रहती है। उसी आधार पे जो है हम इन बातों को जो है जो जब हम कुंडली देखते हैं, तब हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नेक्स्ट जैसे अगर सेम वे में हम शनि और केतु को ले लें, तो जैसे मैंने ऑलरेडी इसके बारे में आपको बताया है, तो वैसे ही अगर वो गैप ज़्यादा है या गैप कम है या वो ऑलरेडी क्रॉस हो चुके हैं, तो वहाँ पर भी हमारे को ये जो है इफेक्ट डालते हैं। नेक्स्ट जो हमारे को इसमें ध्यान देने की ज़रूरत रहती है कि ग्रह जो है स्टेशनरी भी होते हैं। और स्टेशनरी ग्रह जो है वो खासकर जब ग्रह वक्री या मार्गी होता है, पर्टिकुलर उस टाइम पे जो है वो स्टेशनरी और मार्गी वाली स्टेशनरी होता है, ठीक है? उसकी ड्यूरेशन जो है वो कुछ घंटे से लेके ज़्यादा तक होती है, ठीक है? जैसे शनि के टाइम में ज़्यादा रहता है, गुरु में थोड़ा कम रहेगा और शुक्र में और कम रहेगा, मंगल में कम रहेगा, फिर जो है शुक्र में फिर बुध में। तो ये जो स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, इनको भी चेक करना चाहिए। अगर ग्रह स्थिर है, तो वो वहाँ पर जैसे कहते हैं ना टिक करके बैठ गया, उसका जो मैक्सिमम फ़ोकस है, वो उसी हाउस के ऊपर रहेगा जहाँ वो उस समय प्रेज़ेंट है। अब इसमें एक जो आपने जो बात बोली, उसी बात में मैं एक चीज़ यहाँ जोड़ूँगा कि जब हम कुंडली देखते हैं, तो हम पीछे नहीं जाके देखते, हम पंचांग को इग्नोर कर देते हैं। पंचांग को देखना चाहिए। पंचांग में आपका संवत्सर है, कौन-सा महीना है, कौन-सा अयन है, कौन-सा पक्ष है, इन चीज़ों को हमें वेटेज देनी चाहिए। तिथि कौन-सी है, इसके हमारे बाकायदा फलित किए हुए हैं। हम तो इन सबको सेकेंडरी कर जाते हैं, इन सबको एकदम साइड बाय करके सीधा-सीधा प्लैनेटरी कंडीशन में पहुँच जाते हैं। उसको भी जो है हमें हमें उस कमी को भी दूर करना चाहिए कि हम लोग जब चार्ट एनालिसिस करते हैं, तो हमें सभी चीज़ों को एक साथ जो है लेकर के चलना है। अब कंजक्शन में जो ग्रह युति की हम जहाँ बात कर रहे हैं, उसमें एक पॉइंट और निकल के आता है। तो कि वहाँ पर जो ग्रह युति में कौन से ग्रह इन्वॉल्व हैं? सूर्य है, तो सूर्य का फलित जो हम अस्त से विचार करते हैं। जब ग्रह युति होती है, तो सूर्य का जो फलित है, अगर सूर्य वहाँ पर है, तो उसका विचार हम अस्त से या उसकी युति में जो ग्रह आएगा, उसका हम अस्त के हिसाब से विचार करते हैं। तो सूर्य कभी अस्त नहीं होता, क्योंकि सूर्य जो है सबसे ज़्यादा जो है लाइटनिंग जो है वैसे तो स्टार है लेकिन एस्ट्रोनॉमी में ग्रह लेके चलते हैं। तो सूर्य सबसे ज़्यादा लाइटनिंग है, यानी जो भी ग्रह सूर्य के सानिध्य में आएगा वो अस्त हो जाएगा या वो विजिबल नहीं होगा, ठीक है? इस चीज़ का भी इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। जब हम ग्रह की कंजक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस कंजक्शन में हमारे को उस गैप को समझना ज़रूरी है। अगर ग्रह फास्ट मूविंग है, तो उस केस में जो है वो जल्दी होगी, अगर स्लो मूविंग है तो उसमें टाइम लगेगा। तो ये जो डायरेक्शन और उसमें एक और नेक्स्ट पॉइंट जुड़ेगा जो है, जब ग्रह की गति की दिशा की बात कर रहे हैं, तो हमें ये देखना ज़रूरी है कि जब कोई ग्रह आगे बढ़ रहा है, तो वो जो है रेट्रोग्रेड कब हो रहा है। अगर जन्म के कुछ टाइम के बाद, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 10 दिन बाद यदि वो ग्रह रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, यदि वो ग्रह जो है वहाँ पर मार्गी होने जा रहा है, तो इस पॉइंट को भी ध्यान से समझने की ज़रूरत है। इसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ, जो मेरे हॉरोस्कोप में मेरा जैसे जो डिग्री है, वो 29 डिग्री मेष राशि की, ठीक है? तो उसको जब मैं वर्कआउट कर रहा था,
तो क्योंकि ये क्यूरियोसिटी बनती है बार बार जब हम देखते हैं कि ये हमारे को ऐसे रिजल्ट नहीं आ रहे, वैसे रिजल्ट नहीं आ रहे, तो रिसर्च वर्कआउट करते हैं। मैंने देखा कि मेरे केस में जब मैंने उसको रिवर्स किया तो सितंबर में गुरु जो है वृक्ष राशि में, वहां से वो वक्री होता है और मेरे जन्म के टाइम से वो मेष राशि में आ जाता है और जो है 1 महीने बाद तक वो मेष राशि में ही रहता है। फिर वहां से जो है वो मार्गी होता है, मार्गी होकर के वापिस जो है वो मेरे जन्म के पॉइंट पे जहाँ उसको टच करता है, उसके बाद जहाँ से रेट्रोग्रेड हुआ था उसको टच करता है, फिर वो आगे बढ़ता है। ये जो पॉइंट्स है इनको हमें समझने की जरूरत है। इसको कोई भी जो कुंडली का जब हम विश्लेषण करते हैं ध्यान दें, ग्रह की गति की दिशा और साथ साथ जब आपका जन्म हुआ है उस समय पे, उस पर्टिकुलर समय पे उससे आप आगे पीछे कम से कम जो है मैं ये बोलता हूँ कि 1 वीक आगे और 1 वीक पीछे की पंचांग से स्थिति को जांचो। हालांकि उसमें एक पॉइंट ये है कि जैसे वक्री ग्रह जो आउटर प्लेनेट है उसमें क्या रहता है, आउटर प्लेनेट में आता है मंगल, बृहस्पति और शनि। ये 3 ग्रह जब सूर्य के अपोजिट रहते हैं तो वक्री है। जो इनर प्लेनेट्स है उनका अलग अलग, तो हमें इनको ऑपोजिट में आप एट ए क्लास देख लेंगे कि ये वक्री है, लेकिन उसका डिग्री वाइज भी हमें अनुपात ध्यान रखना है। तो शनि कितने डिग्री, 6 डिग्री करीबन आगे पीछे जाएगा, गुरु कितने डिग्री आगे पीछे जाएगा, और जो है मंगल कितने डिग्री आगे पीछे अपोजिट उसमें जाएगा हाउसेस के अंदर जो है, वो एंगल हमें ध्यान में रखने की जरूरत है। इससे क्या होता है कि आपको अपने हॉरोस्कोप में बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो शायद अभी तक आपने उसको एक्सप्लोर नहीं किया था। हमेशा जब भी हम हॉरोस्कोप को देखें तो इस बात का हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमें एटलीस्ट 1 वीक आगे पीछे जब जाकर करना हुआ है उस समय का पंचांग हम लेकर के और जो है उसको मैनुअल वे में जो है चेक करें। सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर में आपको जो है एट ए ग्लांस एकदम नहीं पता लगेगा। उसमें क्या है कि पंचांग में तो आप जब सामने रखते हैं तो आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन जो है वो साथ के साथ मिलती चलेगी। क्योंकि सॉफ्टवेयर में एक और प्रॉब्लम क्या है कि हर सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन में थोड़ा थोड़ा वेरिएशन है। हर सॉफ्टवेयर में जो है जो खासकर जैसे संवत्सर की कैलकुलेशन अलग तरीके से ली जाए। उसमें कुछ जैसे शक वाली डेफिनेशन कितने विक्रम संवत की चल रही है। अभी जैसे आप देखेंगे इस बार जो है प्रमादी नाम संवत्सर रहा, आनंद नाम संवत्सर भी रहा, ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। नेक्स्ट ईयर जो संवत्सर आ रहा है वो राक्षस नाम संवत्सर है। ये जो चीजें हैं ये आपको पंचांग में जब आप देखेंगे तो आपको क्लियर होंगे। तो यहाँ जो जब भी हम कुंडली देखें तो ग्रह की गति को और उसकी दिशा को समझने के लिए हमारे को उसका रेट्रोग्रेशन, उसका डायरेक्ट होना, उसका जो है कंबस्ट होना, ये चीजें विशेष तौर पे ध्यान दें। अब इसमें एक पॉइंट जोड़ता हूँ, वो पॉइंट ये है कि अभी देखेंगे कि जो कमिंग टाइम में डेट मैं आपको बताता हूँ, जो गुरु जो है अभी अस्त होगा जनवरी के अंदर, गुरु अस्त हो जाएगा और 14 फरवरी मोटा मोटा 14 या 24 फरवरी तक गुरु अस्त रहेगा। उसके दौरान 8 फरवरी को शुक्र अस्त हो जाएगा और लगभग 18 या 20 फरवरी तक अस्त रहेगा। अब ये जो पॉइंट है इसको हम क्यों विचार कर रहे हैं, इसका विचार जो है जब आप मुहूर्त में आप लेंगे तब ये बहुत ज्यादा बेहतर है। आपको पता होना चाहिए कि ग्रह जो है, अगर हम कह रहे हैं कि जैसे अभी जो 18 तारीख को उदय हो गया मान लीजिए, तो उसके 3 दिन बाद, 3 दिन बाद फिर उसका बाल्यकाल रहता है। बड़े ग्रह का ज्यादा रहता है, छोटे का कम। ठीक है, उसका भी एक इम्पैक्ट आता है क्योंकि उदय तो हो गया लेकिन उसकी विजिबिलिटी उस समय में प्रॉपर नहीं है। आप लोग कभी जो है जैसे आकाश में क्लियर हो, स्काई जब क्लियर होता है तो उस समय पे आप बुध का, मंगल का और शुक्र का अस्त होने को आप नोट करिए। पंचांग में आपको पता लग जाएगा कौन सी दिशा में अस्त हो रहा है, कौन सी दिशा में उदय होगा।
उसको आप स्पेसिफिकली ऑब्जर्व करें। वो ऑब्जर्वेशन आपको बहुत कुछ सिखाएगी, क्योंकि उससे आपको ये देखना है कि ग्रह किस दिशा में उदय हो, किस दिशा में अस्त हुआ था, और हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में ये उदय अस्त का होता है, ठीक है? तो वो हमें समझने की जरूरत है। और उस समय पे वो एग्जैक्टली अगर विजिबल नहीं हुआ है, तो ग्रह जो पंचांग में हमारे को डिग्रियां दे रखते हैं कि कितने डिग्री पे ग्रह अस्त होता है, जिस टाइम सूर्य से जिस टाइम से इतनी डिग्री से बाहर निकलने के बाद वो उदय हो जाएगा, तो उसको आप रीचेक कर सकते हैं। तो ग्रह की गति की दिशा और ग्रह की जो अपनी गति है, ये दोनों जो है बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं। और नेक्स्ट जो इसमें हम जब एस्पेक्ट में दूसरी जो हम लेते हैं कि अगर पिछले हाउस पे कोई ग्रह है, वो जैसे मेष राशि का सूर्य है और मीन राशि का शनि है, तो उस केस में शनि का इन्फ्लुएंस समहाउ वो सूर्य के ऊपर जाएगा। हम पूरा ये नहीं कह सकते कि सूर्य जो है शनि के इन्फ्लुएंस से फ्री। तो उसके लिए हमारे को नेक्स्ट लेवल पे ये देखना है दोनों का गैप। अगर एक तरफ अगर शनि जो है सपोज 1 डिग्री से 22 पे और सूर्य जो है मेष राशि में अगर 28 डिग्री पे है, तो उसमें हम इफेक्ट नहीं मानेंगे। लेकिन अगेन वही कि म्यूचुअल प्लेसमेंट जो है मैटर करेगी। अगर शनि जो है 29 डिग्री पे अगर सपोज मीन राशि में है और सूर्य जो है वो 5 डिग्री पे है, तो उस केस में अलग रिजल्ट है। यहाँ पर अगर हम रिवर्स कर दें कि सपोज सूर्य जो है 29 डिग्री पे है और शनि मेष राशि में 5 डिग्री पे, सूर्य 29 में मीन राशि, तो उस केस में आप देखेंगे कि डिग्री वाइज जो गैप है वो हालांकि शनि अस्त हो चुका है, लेकिन राशि वाइज कुछ लोग उसको नहीं अस्त, लेकिन आकाश मंडल में आप देखेंगे वो अस्त नजर आए। इसीलिए जो जब हम आगे बढ़ते हैं तो काफी हद तक आप देखेंगे कि भाव जो है, अगर कप सिस्टम आप लेके चल रहे हैं तो भाव वेटेज रहते हैं। लेकिन जब आप कप भाव को थोड़ा सेकेंडरी करके खाली आप प्रोग्रेशन लेंगे, खाली आप ग्रहों का जो एक ट्रांजिट मस्तिष्क पर आधारित जो है या म्यूचुअल डिफरेंस को आप वेटेज देंगे, तो उससे आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं जो है आपकी जो प्रिडिक्शन जो है वो अलग टाइप में आएगी। उसमें आपकी थिंकिंग थॉट का जो प्रोसेस है वो चेंज होता है। जैसे हम नाड़ी में बात करते हैं तो नाड़ी में हम जैसे जनरली हाउस टू वेटेज नहीं देते। हाउस टू वेटेज क्यों नहीं दे रहे? उसका रीजन भी यही है, सिंपल था कि जब हम म्यूचुअल डिस्टेंस को म्यूचुअल प्लेसमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, तो उस समय में बाकी चीजें हमारी सेकेंडरी हो। उस समय में ग्रहों के कारकत्व के लिए हम काम करें। ये जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको लेने पर, इसको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, होरोस्कोप को उठा करके आपको देखना पड़ेगा। और उसमें नेक्स्ट जो हम ग्रहों की जो एक लास्ट में पॉइंट और मैं कवर करूंगा, नेक्स्ट वो ये है कि एडजेसेंट हाउसेस हो गए, अपोजिट हाउस हो गए। उसके बाद जो हमारे को 1, 5, 9 वाली जो प्लेसेस जो हम कंजक्शन की बात करते हैं, बेसिकली क्या है कि वो एलिमेंट्री लेवल पे सेम हो जाती है। अगर 1, 5, 9 राशियों की बात करें फायरी एलिमेंट, ठीक है, 2, 6, 10 की बात करेंगे अर्थ एलिमेंट आता है, तो हम क्या करते हैं इन राशियों में जो ग्रह उपस्थित है उनको 0 से 30 डिग्री के बीच में रख लेते हैं और उसकी डिग्री वाइज प्लेसमेंट चेक करते हैं तो कौन सा ग्रह, जैसे सेम राशि में हम विचार करते हैं वैसे ही उनको हम एक राशि में रख करके उनकी प्लेसमेंट का विचार करते हैं, लेकिन वो वीकेस्ट रहती है, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होती। यहाँ पर जो है लगभग लगभग उसका जो स्ट्रेंथ है वो 50 से लेकर 75% तक का उसका impact है। एडजेसेंट हाउस में भी हम यही करते हैं कि उसमें भी हम जो इन्फ्लुएंस है वो 25 से लेकर 50% तक लेके चलते हैं। अब जो अपोजिट वाला है उसके ऊपर भी हम 75 लेके चलते हैं। उसका वेरिएशन कब आएगा कि यदि ग्रह की एक ग्रह एंट्री कर रहा है उस राशि में और दूसरा ग्रह एग्जिट कर रहा है, तो उनका जो एक फोकस है वो फोकस नहीं बने। जो एस्पेक्ट जो हम या दृष्टि जो बात करते हैं, तो दृष्टि में हमें उसकी ऑर्ब को भी समझना जरूरी है कि अगर दृष्टि की जहाँ बात आ रही है, तो उसमें उस ग्रह का जो ऑर्ब है वो कितना जो है सामने जो है जाकर के एरिया को कवर करेगा। इसमें सबसे बेस्ट जो है वो ये है कि आपको अगर अपोजिट नववांश में मिलता है तो मैक्सिमम जो है आपको इन्फ्लुएंस आएगा सामने वाले के ऊपर।
ये एक पॉइंट जो है इसमें ध्यान रखते चलना है कि जब भी ग्रह को आप विचार करोगे तो सामने अगर वो एस्पेक्ट दे रहा है, अगर उसमें गैप ज्यादा बन गया है या विद इन जो है एडजस्टेंट साइंस में भी अगर वो 30 डिग्री से ज्यादा का गैप बन रहा है तो उसको आप कंसिडर ना करें। उसमें भी अगर जैसे विधि जी ने जो बात बोली थी कि सूर्य और राहु की स्थिति जैसे मैंने बात करी कि अगर उनका जो है 15 डिग्री से गैप ज्यादा है तो उसके भी इंटरेस्ट को हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो जो चीजें हैं वो ऑलरेडी पिछले 9 मंथ में जो जितना भी इवेंट मतलब गर्भावस्था के दौरान जो प्रेगनेंसी जो हुआ है वही विचारणीय रहेगा, उससे पीछे वाले को जो है जातक के ऊपर हम विचार नहीं करेंगे। ये स्पेशली ध्यान रखें क्योंकि जब हम जातक की बात करते हैं तो एक बात यहाँ जो अलग से हमें ध्यान देने की है कि वो जातक की एग्जिस्टेंस से ही उसका इन्फ्लुएंस उसके फैमिली मेंबर पे आना शुरू हुआ। उसकी एग्जिस्टेंस के दो पॉइंट जो उसके स्टार्टिंग पॉइंट हम बात करें तो एक है जब फर्स्ट टाइम जो है प्रेगनेंसी हो, ठीक है, या उसको हम आधान कुंडली भी कहते हैं। और आधान कुंडली की भी अगर हम ध्यान से बात करें, इसी नोट करिएगा आप लोगों ने कि जब हम आधान कुंडली की बात करते हैं तो कंसीव होने का जो हमारे को पता कब लगता है, मिनिमम 15 to 20 डेज या 25 डेज हमारे को लग जाते हैं कि कंसीव हुआ है या नहीं। ये पॉइंट नोट करने का है। और इससे क्या होता है कि जिस समय एग्जैक्टली कंसेप्शन हुआ है वो कंसेप्शन उस समय नहीं पता लग रहा, उसको वेरीफाई होने में जनरली क्या होता है पीरियड ओवर हो गए फिर उसका टेस्ट होता है फिर तब जाकर के वो आज मॉडर्न साइंस में पता लग रहा है। लेकिन पुराने टाइम में तो ये भी नहीं होता था, साधन नहीं थे जैसे। तो हमें इन बातों को ध्यान देने की जरूरत है। और नेक्स्ट हमारे पास जो इसे बोला वो है जब बच्चे की डिलीवरी है। तो ये जो दो पीरियड हैं इन दो ड्यूरेशन से जो ग्रह की स्थिति आधान कुंडली और लगन कुंडली इनके बीच की स्थिति को विचार करने की जरूरत है। उसके बाद फिर हमें आगे बढ़ना, वहां पर जितनी भी हमारी ग्रहों की जितनी कंजक्शन होती है उसका हमारे को जो है विश्लेषण करना है। और एक बात और इसमें मैं जोड़ दूं, जो नेटल होरोस्कोप में जो ग्रह स्थितियां होती है उसमें एक बात ध्यान रखिएगा कि अगर वो क्लोज कंजक्शन है, जैसे मेरे का एक और जैसे हम कंसिडर करते हैं 3 डिग्री आगे पीछे अगर हम लेके चले या सेम एक नवाज की बात करें तो उसके अंदर जो भी अच्छे बुरे फल आते हैं वो हाई फल होते हैं। हाई मतलब परमानेंट उनका इम्पैक्ट रहता है। मे बी उसमें ये हो सकता है कि समय अच्छा चला तो वो थोड़ा सा जो है जो खराब फल है वो हो सकता है कि हमारे को थोड़ा सा नेक्स्ट मिल जाएगा, अच्छे से पूरी बढ़ोतरी हो जाएगी, लेकिन उसका जो इम्पैक्ट है वो परमानेंट रहता है। और वही जो इम्पैक्ट है वही इम्पैक्ट आपको लॉन्ग रन में जो है कुछ जो खासकर एडवर्स जो रिजल्ट है उस केस में आपको वो इम्पैक्ट वो जो कंजक्शन है वो बड़ी इंपॉर्टेंस रखती है। उस कंजक्शन को ध्यान से जांचना जरूरी है, ग्रहों के बीच की पूरी इन्फ्लुएंस, और उसके बाद जो है वो फ्यूचर में कब वो दोबारा से वो चीज एक्टिवेट हो। हर एक व्यक्ति की कुंडली में बेल योग नहीं होता है, हर एक व्यक्ति की कुंडली में जो है निसंतान योग नहीं होता है, हर एक व्यक्ति की कुंडली में जो है आप देखेंगे एक्सीडेंट योग नहीं होता है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि कुछ जैसा आप पड़ोस में रिश्तेदारी में भाईचारे में जब आप पूरे की जो खासकर जिनकी 70-80 साल की उम्र हो चुकी है आप देखेंगे कि उसकी लाइफ के ट्रैक में आपको पता लगेगा कि ये व्यक्ति जो है कभी एक्सीडेंट भी नहीं हुआ है या ये निसंतान नहीं है, ये निसंतान है। ये जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन जो है पहले से ही उसके हॉरोस्कोप में जो है प्रेजेंट होते हैं। वो उसको अच्छा या बुरा फल जो है अच्छे में प्रोटेक्शन देके चलते हैं, बुरे में जो है वो उसको समय समय पे जब जब उनको वो कॉम्बिनेशन बनेगा तब तक वो ठीक करके चलते हैं। साइक्लिक पैटर्न जो बनते हैं वो उन्हीं देश से बनते हैं। तो अब आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, क्योंकि आप थोड़ा इतना ही रखेंगे, बाकी फिर मैं इसमें एक और जो है स्लाइड तैयार करूंगा इसमें और हम डिटेल में इन चीजों को एक्सप्लोर करेंगे।
मेरे ख्याल से नहीं है क्वेश्चन किसी के, तो सर एक प्रश्न पूछ रहा था मैं। हाँ जी पूछिए। सर जैसे आपने सूर्य और राहु का कंजक्शन के बारे में बात की, 29 डिग्रीज और सूर्य का 1 डिग्री के ऊपर होना, एस्पेक्टिंग और सेपरेटिव वाली पोजीशन। अब इसी कंडीशन के अंदर मैं आपसे एक ये जानना चाह रहा था कि जैसे अगर सूर्य राहु से ट्राइन के अंदर है, हाँ जी। उस कंडीशन के अंदर क्या इस घटना के ऊपर जो भी घटना घटित होने वाली है कारकत्य के आधार पर, उसके ऊपर प्रभाव पड़ेगा? परसेंटेज कम ज्यादा होगी क्या? हाँ, क्योंकि पहली बात तो ये है कि यहाँ हमें दो अलग अलग कंडीशंस की बात हो रही है, ये डिफरेंस समझना जरूरी है। यदि वो एक ही राशि में है, ठीक है, तो उनका इंटेंसिटी जो है वो ज्यादा रहेगा। अगर वो ट्राइन साइन में है, जैसे हमने यहाँ स्क्रीन पे आप देखेंगे कि मेष, सिंह और जो धनु राशि का एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ऐसे केस में वो इंटेंसिटी ऑटोमेटिकली 25% तो रिड्यूस हो ही जाती है। ठीक है। दूसरा पॉइंट उसके अंदर ये निकल करके आएगा कि उन दो ग्रहों के बीच में डिस्टेंस क्या है, क्योंकि जो राहु को आप देखेंगे, राहु जो है 1.5 साल में 30 डिग्री, यानी कि 18 महीने में 30 डिग्री है, तो 9 महीने में जो है ये 15 डिग्री कवर करता है। ठीक है। तो अब अगर किसी के नेटल होरोस्कोप में अगर टाइम में भी अगर सूर्य राहु का विचार कर रहे थे, अगर वो 9 महीने यानी 15 डिग्री के दोनों के बीच में से वो अप्लाइंग है कि सेपरेटिंग है, अगर वो डिग्री 15 मोटा मोटा 15 डिग्री से कम गैप है, ठीक है, तो क्योंकि उसको एग्जैक्टली डिफाइन करने का प्रोसेस वो थोड़ा उसमें जो है कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं कि वो शायद पब्लिक को भी ठीक नहीं रहेगा। उसको भी हम कुछ चीजें हैं उसमें सीक्रेट पॉइंट। तो अगर ये 15 डिग्री से गैप कम है, तो यानी कि जातक के जब मतलब जैसे प्रेगनेंसी जब स्टार्ट हुई है, तो उसके वहां से उसकी डिलीवरी तक के पीरियड में वो इफेक्ट जो है वो ऑलरेडी मतलब अगर वो जैसे 15 डिग्री का अगर सूर्य आगे निकल चुका है, तो 15 से कम अगर डिग्री में आगे निकला हुआ है, वो इम्पैक्ट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। अगर वो सपोज जैसे ट्राइन में ही अगर हम बात करें कि सूर्य जो है 1 डिग्री पे है, और अगर हम राहु को ले जो है सपोज राहु को 13 डिग्री पे ले, तो ये दोनों जो है ये बाद में कनेक्शन होगी। बाद में जब कनेक्शन होगी तो उसकी इंटेंसिटी वीक हो जाएगी। वीक क्यों रहेगी? उसके पीछे कारण क्या होता है कि जब बर्थ के टाइम पे तो वो मैक्सिमम इंफ्लुएंस इंडिकेट कर रहा है, लेकिन फलीभूत कब हो रहा है? फलीभूत होने के लिए सूर्य को राहु के पास पहुंचने के लिए जो है 1 डिग्री से 13 डिग्री मोटा मोटा 12 दिन। ठीक है। और अगर वहीं से राहु को अगर हम करते हैं, तो राहु बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है, वो जो है वहां ना पहुंच के सूर्य ऑलरेडी उसके पास जल्दी पहुंचेगा। तो उस स्थिति में क्या होगा, उस 13-12 दिन का जो गैप है, दूसरे प्लैनेट्स भी अपना इन्फ्लुएंस वहां डालें। जो ये 75% हमने लिखा है ट्राइन हाउसेस में, वो हमें उस दो प्लैनेट के जो म्यूचुअल डिस्टेंस कब उनका कंजक्शन अगर ऑलरेडी क्रॉस हो चुका है तो कब हुआ था, अगर क्रॉस नहीं हुआ तो कब होगा, और इन बिटवीन कौन से ग्रह जो है, खासकर जो क्या कहते हैं जो क्रॉस होना है यानी आफ्टर बर्थ जो है, उसमें मैक्सिमम 75% आएगा। होने को 25% भी हो सकता है, होने को 50% भी। 20-50 का जो हमने जो वेरिएशन दिया है 25 या 50% का, वो इसलिए दिया है कि सपोज वहां पर दूसरा ग्रह जो है बेनिफिट रिजल्ट अपना एस्पेक्ट डाल दीजिए या बीच में वो उन दोनों के आ जाता है, तो उसकी इंटेंसिटी को वीक कर देगा। ओके सर, थैंक यू। और कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। शायद नहीं है जितेंद्र जी। हाँ थैंक यू वेरी मच फॉर हाँ टेकिंग आउट टाइम, और इस श्रृंखला को जारी रखेंगे हम। हाँ, बिल्कुल एंड कोशिश। जी, ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे कि भाई नेक्स्ट कब है एंड व्हाट इज द टॉपिक। हाँ हाँ, इसी को थोड़ा सा और जैसे अगर जी क्वेश्चन तो हम इसको और एक बार सेशन ले लेंगे, अदरवाइज नेक्स्ट टॉपिक पे मूव कर जाएंगे।
जी 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 और इसका आप ऐसा करिएगा जो एक जो इसका आपने रिकॉर्डिंग किया है ना, हाँ, इसका रिकॉर्डिंग कल सुबह तक रेडी मिलेगा अपने को। तो वो वो ना टाइम मेरे लेता है। को भेज दीजिएगा ताकि मैं ना उसको क्या नाम है यूट्यूब चैनल पे डाल दूंगा, तो श्योर वहाँ श्योर से श्योर। सभी को इजी रहेगा। यहाँ पे फिर क्या है, वो सभी को अलग अलग उनको दिक्कत आती है डाउनलोड करने में ना। जी 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 जी। हाँ तो वो मैं मेरे आपको मैं आपको लिंक भेज दूंगा, आप डाउनलोड करके अपलोड कर दीजिएगा। हाँ वो सभी को इजी हो जाएगा फिर। जी जी। ठीक श्योर है, श्योर। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जो है। नमस्कार। थैंक यू। गुड नाइट, थैंक गुड यू। नाइट। गुड नाइट।